गुड आफ्टरनून बच्चों, अमित सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। आज का मेरा जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है ये 11th क्लास के लिए एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड बच्चों। रीज़न बीइंग कि 11th क्लास की जो अकाउंटिंग है ना, ये बड़ी मज़ेदार है एंड बिलीव मी 12th क्लास की अकाउंटिंग से ये इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि आपको ना सही मायने में आपको 11th क्लास की जो अकाउंटिंग है उसको करने में ना बड़ा इंटरेस्ट आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ना आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसा कि ना मेरा 12th क्लास की अकाउंटिंग में भी ना फोकस रहा है बच्चों, हम लोग सारा की सारा कंसेप्ट ड्रिवन करेंगे। वो ना जो बड़े बड़े पेजेस में थ्योरीज लिख करके आती हैं, मैं आपको थ्योरीज नहीं समझाने वाला। हाँ, मैं आपको वो थ्योरीज ज़रूर समझाऊंगा जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और जो मुझे लगता है कि जिसका जो एप्लीकेशन है वो हमारे न्यूमेरिकल के पार्ट के अंदर भी चलेगा बच्चों। यहाँ पर आप सोचो, मतलब आप मेरी जो बोलने का तरीका है आप उससे अंदाज़ा लगाओ कि 11th क्लास की जो अकाउंटिंग है वो कितनी मज़ेदार होने वाली है, कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब हम करेंगे तब आपको और पता लगेगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। 11th क्लास ज़्यादातर बच्चों ने करना शुरू कर दिया होगा, बट मैं यहाँ पर जो 11th क्लास की स्टार्टिंग करूँगा वो मैं बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से नहीं करूँगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। जो हर एक टीचर का ना अपना अलग अलग तरीका होता है। चलो लेट्स स्टार्ट इट। फाइन, ये अकाउंटिंग ना शुरू कैसे हुई है, ये कोई तरीका तो हुआ होगा ना, अकाउंटिंग शुरू कैसे हुई है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पर्सन है बेटा, ये कोई एक पर्सन है यहाँ पर, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसने अपना बिजनेस शुरू किया है। इसका नाम ही लिख दिया बेटा हमने यहाँ पर, हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह हमने इसका नाम लिख दिया यहाँ पर। और हैप्पी सिंह ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है बेटा, बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टेड बिजनेस। एक चीज समझना आप यहाँ पर, सबसे पहले तो अगर मैं बिजनेस की डेफिनेशन निकालूं तो बिजनेस वर्ड जो बना है ना वो बना है बिजनेस, वर्ड जो बना है वो बना है बिजीनेस, BUSI, बिजीनेस। मतलब कोई भी पर्सन जो बिजी रहता है एज सच, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहां पर उसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेशन का, प्रॉफिट जनरेशन का। ये तो मतलब है बिजनेस का बेटा। अमित सर यार इतना सारा क्यों लिखा रहे हो, ये तो हर किसी इंसान को पता है। याद रखना हमेशा, आप जो भी बिजनेस करते हो बच्चों, उस बिजनेस करने का पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेशन का। हम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए ही बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडीज है वहां पर हमारे सामने जो एक्टिविटीज हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है बच्चों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी BS का पार्ट है लेकिन यहाँ भी ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो है आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है आपके पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं ना यहाँ पर पेज नंबर भी डाल रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प आउट हो जाएगा कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको पेज नंबर से रिकॉल रहेगा बेटा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वहां पर मेन पर्पस क्या होता है बेटा, वहां पर मेन पर्पस होता है प्रॉफिट जनरेट करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पर आपका मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ पर ना आपका मेन पर्पस प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है। यहाँ पर आपका जो मेन पर्पस है वो है आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप किसी मंदिर में गए बेटा, किसी गुरुद्वारे में गए और आपने एक अरबपति इंसान हो, लेकिन वहां पर ना आप लंगर में लोगों को खाना खिला रहे हो जिसको बोलते हैं आप सेवा भाव कर रहे हो बेटा, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, आपको उससे कोई भी पैसा नहीं कमाना है यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए ये तो हो गया आपका एक्टिविटीज बेटा। वापस से आ जाते हैं मिस्टर हैप्पी सिंह के पास। और जो हैप्पी जी हैं वो बड़े खुश हैं आजकल क्योंकि बिजनेस शुरू किया है, क्योंकि उससे पैसा जनरेट होगा। ये जो हैप्पी जी है ना बेटा, यहाँ पर मिस्टर हैप्पी सिंह, ये रहे यहाँ पर दोबारा से बना दिया हमने बेटा। यहाँ पर ये ना आप ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 15 आवर्स ये बिजी रहते हैं,
किसके अंदर? बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर बेटा। आगे से मैं सुबह उठते बेटा 5 बजे, पहुंच जाते हैं अपने बिजनेस में, रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनको ये तो पता है कि अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन इनको सही मायने में ये नहीं पता बेटा कि ये जो अच्छा हो रहा है, अगर इसको मैं अमाउंट्स में पता करूं या अमाउंट्स में कोई मुझसे पूछ ले तो मैं शायद बता नहीं पाऊंगा इसको यहाँ पर, ठीक है। इनको ये नहीं पता। बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उन्होंने इसका हिसाब किताब नहीं रखा बेटा। इनको आज की डेट में इनको जितना याद हो सकता है, मेरे वर्ड्स पे जाना बच्चों, इनको जितना याद हो सकता है उतना तो याद कर लिया इन्होंने, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकते बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना अब इनको हो गई सर जी परेशानी। इनको ये नहीं पता कि ना जो भी काम इन्होंने किया है, जो भी एक्टिविटीज़ इन्होंने किया है, इनको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, किस इंसान से कितना पैसा लेना है, किस इंसान को कितना पैसा देना है, इनको ये नहीं पता बेटा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया, इन्होंने एक प्रोसेस अपनाया और उसको हमने नाम दे दिया अकाउंटिंग का बेटा। ये जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक फील देने के लिए है, ठीक है, कि अकाउंटिंग ने शुरू कहाँ से हुई होगी बेटा। यहाँ पर मुझसे अगर कोई भी बच्चा पूछता है नॉर्मली कि अमित सर अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, आप विश्वास मानो मैं पता है क्या बोलता हूँ, सिंपल एक ही वर्ड बोलता हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हिसाब रखना, हिसाब रखना। एज सच कोई भी चीज जिसका हम लोग हिसाब रखना चाहते हैं ना बच्चों, हम बोलते हैं कि जी हमने उसकी अकाउंटेंसी कर रहे हैं या हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे घर में हमारी जो मम्मा होती है ना, उनसे ज़्यादा अच्छी अकाउंटिंग कोई नहीं कर सकता। कैसे? उनके पास एक छोटी सी डायरी होती है जिसमें वो हिसाब रखते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पर कितना पैसा गया, किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है बेटा। तो अगर कहीं आपसे पूछे या अगर आपको समझना हो कि अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो होता है हिसाब रखना। जिस किसी भी चीज़ की हम लोग हिसाब रखना चाहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अकाउंटेंसी। फाइन। अब यहाँ पर अकाउंटेंसी का ना कैसे शुरुआत होगी, कैसे चलेंगे और क्या क्या करेंगे बेटा, तो समझना यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले आता है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये छोटा सा हाइफन बनाया तो मैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन पता है क्या होता है बच्चों? ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड है इसका मतलब होता है यहाँ पर लेन देन। मैं हिंदी में भी लिखूंगा, लेन देन, ट्रांजैक्शन। आप एक चीज समझना बेटा, यहाँ पर लेन मतलब लेना और देन मतलब देना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ बच्चों एक ऐसी चीज जिसके अंदर आप कुछ ले भी रहे हो और आप कुछ दे भी रहे हो, मतलब इसको हम बोलते हैं डबल इफेक्ट। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर डबल इफेक्ट नहीं होगा हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हो गया साहब यहाँ पर। अब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग। इसको हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पर रिकॉर्डिंग। और जो रिकॉर्डिंग है जिसको आप लोग सबसे ज्यादा जानते हो, दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। और आप विश्वास मानो पूरे की पूरी अकाउंटिंग की ना आप बोल सकते हो सोल है, आत्मा है जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप एक चीज समझना बच्चों, मान लेते हैं कि मेरा एक शोरूम है, सुबह 5 बजे मैंने शोरूम खोला यहाँ पर और जो डेट है आज की वो मान लेते हैं 12 जुलाई 2020। सुबह 5 बजे खोला मैंने, हालांकि लॉकडाउन है नहीं खोल सकते बट एज्यूम कर लेते हैं 5 बजे मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय मंगाई बेटा। तो पता मैं क्या करूंगा, एक कॉपी पर लिख लूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले डेट लिखूंगा बेटा, मैं सबसे पहले डेट लिखूंगा। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 बजे, जैसे मैं लिख लिया यहाँ पर 5 o'clock। मैं लिख के बताता हूँ आपको यहाँ पर बेटा, ये है मैंने सबसे पहले डेट लिखा है यहाँ पर। कितना डेट बताया था बेटा मैंने आपको, हाँ 12 जुलाई 2020। मैंने लिख लिया यहाँ पर 5 AM, ठीक है, टी रिफ्रेशमेंट। फिर 5:30 AM, ठीक है बच्चा। मैंने कुछ सामान खरीद लिया, खरीदने को बोलते हैं परचेज। अभी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बहुत मैं ऐसी परचेज।
फिर 7:30 मान लेते हैं मेरा कोई एम्प्लॉय है जिसको मैंने सैलरी दी, तो मैंने लिख लिया सैलरी पेड। आगे बेटा, तो मैं ये मेरे सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, मतलब डे के हिसाब से, ये दिन के हिसाब से जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, वैसे वैसे जो लेन देन होता जाएगा, उन सारे के सारे लेन देन को हम क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड करेंगे। और क्या, और रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बोलते हैं, हम यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारी अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, एक बात बताओ, अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पता लगेगा बेटा आपको, ठीक है। या फिर आपने गलत रिकॉर्डिंग कर लिया तो भी आपका प्रॉफिट, आपको पता है जो हैप्पी सिंह है वो जो इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, और आपको पता है वो जो अकाउंटेंसी बना रहा है ना, जो हिसाब रख रहा है, वो पता है क्या निकालेगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो ये देखना चाहता है कि ना भाई साहब 12 महीने मैंने जितनी भी मेहनत करी है तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो वो सही प्रॉफिट मुझे पता लगे, ये गलत प्रॉफिट मुझे पता नहीं लगे। तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग के बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को आप लोग जानते हो लेजर के नाम से बेटा, लेजर, ठीक है। अब ये लेजर का मतलब क्या होता है बेटा, अब आप एक चीज देखोगे ना, यहाँ पर देखो मैंने 7:30 बजे परचेज किया, 8 बजे मैंने सेल्स कर दिया, ठीक है। 8:30 पर मैंने जो है स्टेशनरी परचेज किया, ठीक है, स्टेशनरी परचेज किया। फिर 9 AM पर मैंने फिर से परचेज किया। तो ऐसे सो ऑन ट्रांजेक्शन चलते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन की बात है बेटा, ये ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात है। पूरे महीने के अंदर मैंने कितने रुपए का माल खरीदा है या जो भी सामान खरीदा है, या पूरे महीने के अंदर मैंने कितने रुपए का माल बेचा है। आई यूज द वर्ड माल, मतलब इसका स्टॉक, जो भी हम सामान खरीदते हैं आगे जाकर के बेचने के लिए। आगे डिटेल में समझाऊंगा बच्चों मैं इस चीज को यहाँ पर ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने देखा कि चलो भैया मैं ये पता करता हूँ पूरे महीने में मैंने कितने रुपए का स्टॉक खरीदा है। तो अगर मैंने रिकॉर्डिंग वाली बुक उठा ली बेटा, तो आप देखो रिकॉर्डिंग के अंदर तो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज है, सैलरी है, सेल्स है, स्टेशनरी है, फिर परचेज है, फिर सैलरी है, फिर परचेज है, फिर रेंट पेड है, इलेक्ट्रिसिटी पेड है, मतलब सारे जम्बल्ड है बेटा। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक ही कॉपी पर नोट कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर। मतलब ये जो परचेज है ना, मतलब पूरे महीने के अंदर परचेज वर्ड जितनी बार आएगा उसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज पर लिख लूंगा। उससे पता फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि उस एक पेज को देखने से मुझे पता लग जाएगा कि पूरे महीने के अंदर मैंने कितने रुपए का परचेज किया है। यहाँ पर उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेटा। क्लासिफिकेशन के बाद आता है बच्चों समराइजेशन। इसका समराइजेशन का मतलब होता है टोटल करना। समराइजेशन, इसके अंदर इसको आप जानते हो ट्रायल बैलेंस के नाम से, ट्रायल बैलेंस के नाम से आप जानते हो बच्चों उसको यहाँ पर। और बेसिकली ये क्या करता है, ट्रायल बैलेंस क्या करता है, टू चेक, ठीक है। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये ना बेसिकली चेक करता है बेटा। और क्या चेक करता है ट्रायल बैलेंस, बेसिकली हमने जो भी रिकॉर्डिंग करी है, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेन देन है, हमने उनको जहां पर रिकॉर्ड किया है या जहां पर हमने उनको क्लासिफाई किया है, लेजर में हमने एंट्री पास करी है बेटा, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया है, सही करा है कि नहीं करा है, ये भी तो चेक करना जरूरी नहीं बेटा। इंसान है, गलतियां तो हो सकती हैं, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लगेगा। समराइजेशन के बाद फिर हम लोग बनाते हैं बच्चों फाइनल अकाउंट। नाम ही क्या है बेटा, फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है, बस आखिरी। और ये जो फाइनल अकाउंट है ये हमारा एंड रिजल्ट है बच्चों। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्यों, क्योंकि जो मिस्टर हैप्पी सिंह है वो ये पता करना चाहते हैं बच्चों कि उनको कितना सही मायने में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वॉट एवर बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर 3 अकाउंट बनाते हैं बेसिकली। एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और एक बनाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिक्स करके, कंबाइन करके हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा अकाउंटिंग में, क्योंकि अगर हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि हमने जो मेहनत कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, या लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है बेटा, तो हम कैसे करेंगे इसको यहाँ पर बेटा, आगे नहीं आगे से में। और बैलेंस शीट से हमें पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ये क्या बात है हमें सर, इससे क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन से बेसिकली हमें इतना पता लगता है बेटा कि कितने का तो हमने लोन लिया है, ठीक है ना, और कितना ओनर जो मालिक है, ओनर्स फंड, और कितना ओनर ने अपनी जेब से पैसा लगाया है। हमें बैलेंस शीट से बेसिकली ये पता लगता है बच्चों हमें यहां पर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो हमने देख लिया जो भी हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। इस पूरी चीज को हम बोलते हैं, जो हमने करा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है बच्चों, सारे की सारा। कई बार ना वो पूछ लेते हैं 1 नंबर में व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रोसेस, तो आपको ये फ्लो चार्ट बना करके दिखाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। फाइन। अब हाँ जी, अब जो है हम लोग इसके बाद करेंगे बेटा सीन कि अब इसके बाद क्या है हमारे पास। फाइन, तो चलो जी हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों अब हमें क्या करना है। हाँ, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा पॉज देना पड़ता है। जितनी बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो आई नीड टू थिंक कि बच्चों को ना वैसे ही समझाऊँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। तो हमेशा लगता है कि हाँ यार वैसे ही समझाना चाहिए, तो मैं आपको भी वैसे ही समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, समझना एक चीज़, ये ना यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है, ये यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया मिस्टर एक्स। अगर मिस्टर एक्स से पूछा जाए कि आप किसी कंट्री को बिलोंग करते हो, तो मिस्टर एक्स सोच में पड़ गए, क्या पूछ रहा है ये, बिलोंग करने का मतलब मैं तो हूँ इसी दुनिया का ना, तो वाई ही इज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स से पूछा गया कि आप किस कंट्री के निवासी हो, किस देश से आए हो, तो मिस्टर एक्स ने बोला यहाँ पर जी मैं तो इंडियन हूँ। ठीक है जी। किसी दूसरे से पूछा गया, हाँ जी आप कहाँ से हो, इसने बोला जी मैं तो यूएसए से हूँ, अमेरिका से हूँ। ठीक है जी। एक बंदे से और पूछा गया कि आप कहाँ से हो, तो इसने बोल दिया जी मैं तो अफ्रीका से हूँ। आप समझ रहे हो बच्चों, मैं तो अफ्रीका से हूँ। मतलब अगर पूरी दुनिया में कोई भी एक इंसान है तो वो किसी ना किसी देश को बिलोंग करता है बच्चों। हाँ मिस्टर, ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया है कि वो कहीं और से बिलोंग करेगा। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से हमारी अपनी एक दुनिया है जिसको हम अर्थ बुलाते हैं, जिसको हम ग्लोब बुलाते हैं बच्चों, इन द सेम मैनर मैंने यहाँ पर, अरे मज़ेदार नहीं आया बेटा, थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा बन गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो अकाउंट्स है उसकी एक दुनिया बनाई है, और जिस तरीके से हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्री होते हैं उसी तरीके से अकाउंट्स की दुनिया के अंदर भी कंट्रीज हैं, बट फॉर्चुनेटली सिर्फ 4 कंट्री हैं। फॉर्चुनेटली सिर्फ 4 कंट्री हैं। जो पहला कंट्री है उसका नाम है असेट्स, जो दूसरा कंट्री है उसका नाम है लायबिलिटी, जो तीसरा कंट्री है उसका नाम है एक्सपेंसेस, और जो चौथा कंट्री है उसका नाम है इनकम। बस काम खत्म हमारा। मतलब जब कभी भी हम लोग अकाउंट्स करेंगे तो उसके अंदर जो भी नाम आएंगे, अकाउंटेंसी की अपनी जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी नाम आएंगे बेटा, वो इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में या किसी एक कंट्री के अंदर फॉल करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना जरूरी है कि जो भी चीज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है, ये मान लेते हैं यहाँ पर कौन है बेटा, मिस्टर वाई है, ये कौन है यहाँ पर, मिस्टर जेड है। तो सबसे पहले तो ना हमें ये पता होना चाहिए कि ना भाई साहब कौन से देश के हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर भी हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ना भाई साहब ये जो नाम बोल रहे हो ये हमारे असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, या हमारे इनकम है।
जब तक हमें ये नहीं पता होगा बच्चों, आप विश्वास मानो, तो हमें आगे करने में भी थोड़ा सा ना डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन चारों के ना रूल्स अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका के अंदर अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, जिनको रिपोर्टिंग बोलते हैं। वैसे यूनिवर्सल रूल है सारे अकाउंट्स के, ठीक है। जैसे वहां पे काम करने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना, घर के अंदर काम करने का तरीका अलग होगा, हमारे यहाँ पर अलग होगा। इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर जो असेट्स है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंडिचर है और इनकम है, इनके रूल्स अलग अलग हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो चलो जी फाइन, सबसे पहले हम देखेंगे इन सब की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता लगेगा कि कोई भी चीज असेट्स है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंडिचर है या इनकम है, कैसे पता लगेगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले असेट्स दिखा है, तो सबसे पहले हम असेट्स की ही बात करेंगे बेटा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा असेट्स। मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जो भी पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिजाइन किए हैं इस तरीके से कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सको। इनका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो लैंग्वेज है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो मैं उस पार्ट पर नहीं जा रहा हूं। सारे के सारे वीडियोस बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब लोगों को ना अकाउंटेंसी को पढ़ने के बाद एक फील आए। ऐसा नहीं हो कि हाँ जी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, जो 11वां क्वेश्चन है वो हमारा सेम आएगा, ऐसा फील नहीं आए बेटा, ठीक है। तो असेट्स, अब असेट्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं बेटा, तो देखना कैसे पता लगेगा कि कोई भी चीज हमारी असेट्स है या नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, ऐसा कोई भी चीज जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा मिलेगा। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जो हमारी रनिंग लैंग्वेज है बेटा। ना ही तो हम प्रॉपर हिंदी है, ना ही प्रॉपर इंग्लिश है, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया बेटा, जितना मुझे समझ में आता है। तो कैसे पता लगता है कोई भी चीज हमारी असेट्स है, तो सबसे बड़ा पॉइंट, एज सच कोई भी चीज जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा मिलेगा वो हमारी असेट्स है। अच्छा एग्जाम्पल दें आपको बेटा, देखो मैं आपके घर से ही एग्जाम्पल शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका हाउस, जिस घर में आप रहते हो, ठीक है, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि वो आपके पेरेंट्स का घर है, आपका घर है बेटा, वो आप उसके ओनर हो, मालिक हो। जिस घर में आप रहते हो वो घर ना 12 महीने के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा, वो 12 महीने से बहुत ज्यादा चलेगा बेटा, तो आपकी असेट्स है। आपकी कार है बेटा, आपने खरीदी है उस कार को, ठीक है, वो आपकी असेट्स है क्योंकि 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए चलेगी बेटा यहाँ पर। इसके अलावा फ्रिज हो गया बेटा, फ्रिज ये भी आपकी असेट्स है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, आपकी असेट्स हो गई। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर फ्यूचर कैश इनफ्लो। एज सच कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, हमारी असेट्स है, फ्यूचर कैश इनफ्लो। बेसिकली ये जो रूल है ये फॉर एनी पर्सन, किसी इंसान के लिए है, किसी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में है, बट हम इसको स्टिल किसी भी चीज पर यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो कार है ना, मैंने ऊपर एग्जाम्पल में लिखी है बेटा, आपकी है ना, हाँ जी हमारी है, बेच देंगे तो साफ पैसा आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो गई, हमारी असेट्स हो गई। अगर मैंने कार किराए पर ली है बेटा, उसको मार्केट में बेच तो नहीं सकता, तो वो मेरी असेट्स नहीं है बेटा यहाँ पर। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखाए हैं, ये आपको समझाने के लिए फिलहाल। ये इनको अगर डेफिनेशन आ जाती है ना, व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स बेटा, तो आपको है एग्जाम में नहीं लिखना है, वो मैं आपको पॉइंट्स अलग से बताऊंगा एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। ये तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है साहब, कि कैसे पता लगेगा, जब मैंने 50 चीज आपके सामने रख दी, कैसे पता लगेगा
कि कोई भी चीज आपकी असेट्स है या नहीं है। तो ये दो पैरामीटर हैं, इन पे उनको चेक कर लो। अगर वो इन दोनों पे खड़े बैठते हैं, वो सही बैठते हैं, तो आपकी असेट्स है, अदरवाइज वो आपकी असेट्स नहीं है। सबसे पहली चीज क्या बच्चों, एक तो वो चीज जिसका फायदा 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, वो हमारी असेट्स है। और दूसरी कौन सी चीज बेटा, ऐसा कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा, तो वो हमारी क्या है यहाँ पर बेटा, असेट्स है। दो चीजें होंगी बेटा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, फाइन। अब हम करते हैं एक और बड़ी नॉट बड़ी, ठीक है, बड़ी मजेदार चीज, और वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो है सबसे पहले तो इसका रूल। चलो ठीक है, पहले इसका रूल समझते हैं बेटा। अच्छा नहीं, रूल से पहले इसके मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल में लिखूंगा यहाँ पर नॉन करेंट असेट्स। हमेशा नाम तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है। और एक है आपके पास करेंट असेट्स, ठीक है। इन दोनों का मतलब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस मैंने अभी लिख दिया है आपके लिए, मतलब बाद में समझाऊंगा। इनके पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हमारी नॉन करंट असेट्स में है और कौन कौन सी चीजें हमारी करंट असेट्स में है। तो नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। यहां पर आएगा बेटा इन्वेस्टमेंट्स, यहां पर आएगा मोटर कार या व्हीकल्स, यहां पर आएगा इसके बाद लूज टूल्स, इसके बाद आएगा यहाँ पर लूज टूल्स के बाद मुझे 7 पॉइंट नहीं लेना है यहाँ पर, वो मैं यहाँ लूँगा 7 पॉइंट, ठीक है। गुडविल, फिर आएगा पेटेंट्स, फिर आएगा 9 पॉइंट कॉपीराइट। कॉपीराइट, ये सारे के सारे आपके क्या बेटा यहाँ पर नॉन करेंट असेट्स हैं। अब इसके बाद क्या लेंगे बेटा हम यहाँ पर, अब इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पर करंट असेट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा करंट असेट्स में, ये देखो आप, कैश, बैंक, डेटर्स। मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि मुझे कुछ लिखना है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और ये हमने लिखा है यहाँ पर स्टॉक, ठीक है, ये STOCK स्टॉक, ये हो गया बेटा हमारे पास। मैं ना आपको इसमें से हर एक चीज का ना पहले मतलब समझाऊंगा बेटा, तो हम इसका मतलब समझेंगे। तो देखना बेटा, नॉन करेंट असेट्स की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इन सबका मतलब बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल क्या है कि ना हम यहाँ पर एक फैक्ट्री बना रहे हैं बेटा, शूज की फैक्ट्री बना रहे हैं। तो फैक्ट्री बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, उसके ऊपर क्या बनाएंगे बेटा, बिल्डिंग बनाएंगे। ये दोनों ही चीजें आपकी 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए चलेंगी, ठीक है, और आपकी अपनी है, आप ओनर हो, फ्यूचर में बेच करके ना पैसा लेकर के आ सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी, शूज की फैक्ट्री खोलने बेटा हम लोग यहाँ पर, तो जो मशीनरी है वो चाहिए जूते बनाने के लिए बेटा, और जब मशीनरी हमें लार्ज स्केल पर चाहिए होती है ना बच्चों, तो हमने उसका नाम दे दिया प्लांट एंड मशीनरी। वापस से कोई भी मशीनरी 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए चलेगी, और वो आपकी अपनी खुद की बेच के पैसा लेकर के आ सकते हो। फर्नीचर का मतलब क्या होता है, जो शूज बनाएंगे ना हम 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर के, तो उनको ना हम शोकेस में लगाएंगे, अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे ना उनको रखने के लिए यहाँ पर, तो फर्नीचर हो गया। फिक्सचर क्या होता है बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फिटिंग लगती है पूरी फैक्ट्री के अंदर। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, अरे बिजनेस में पैसा ज्यादा आ गया, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कहीं पर जगह खरीद ली, ये वाली जो जगह खरीदी है बेटा, ये खरीदी है फैक्ट्री बनाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम कोई लैंड परचेज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आगे जाकर के फ्यूचर में उसको हम अच्छे दाम पर बेच सकें पैसा बेटा।
कार और व्हीकल्स, जूते बना लिए बेटा, ठीक है ना, ट्रक खरीद लिया, आगरा से चेन्नई भेजेंगे, मुंबई भेजेंगे, ठीक है ना। लूज टूल्स, मशीनरी है बेटा, खराब हो जाती है, उनको सही करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तीन अलग तरह की असेट्स है। मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने उनको सेपरेट लिखा, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी में आती हैं। और इन तीनों की कैटेगरी क्या है उसको मैं बोल देता हूँ इंटेंजिबल। क्या है यहाँ पर, इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। और ये सारी की सारी क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स असेट्स, ठीक है बेटा। तो ये जो लिखा है ना नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स नाम चेंज हो गया है एक्चुअली में। पहले जो इसका नाम था वो पता है क्या था बेटा, यहाँ पर पहले इसका नाम था फिक्स असेट्स। अभी भी बहुत सारे टीचर्स इसको फिक्स असेट्स के नाम से बुलाते हैं बेटा। तो अच्छा, फिक्स असेट्स से मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ये जितनी भी असेट्स है ना उनको आप देख सकते हो अपनी आंखों से, जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो बेटा, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन हाँ उसकी जो पावर है उसको आप फील कर सकते हो। जैसे गुडविल, गुडविल का मतलब होता है बेटा मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। हम कहते हैं ना कि हमारी मार्केट में बड़ी गुडविल है, लोग हमें बड़ा जानते हैं, बड़ा पहचानते हैं, बड़ा जानते हैं, बड़ा पहचानते हैं। इस बात को कहने का मतलब ये है कि हमारे नाम से ना हमारा जो शू है वो बिकता है बेटा, इसको बोलते हैं गुडविल। और गुडविल हमारी असेट्स क्यों है, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा गुडविल होगी फ्यूचर में आपको उतनी ज्यादा माल बिकेगा, और जितना ज्यादा माल बिकेगा आपके पास फ्यूचर में उतनी ज्यादा कैश आएगा। तो गुडविल आपकी क्या हो गई बेटा, असेट्स हो गई। पेटेंट्स, ये क्या होते हैं बेटा, पेटेंट्स। पेटेंट्स में बेटा हमारे पास ना कोई एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं। ये जो पेटेंट्स है इसका मतलब होता है कि कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है जिसको हम क्या कराते हैं बेटा, रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्टर्ड। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक मेडिसिन बना रहा हूं, दवाई बना रहा हूं मैं, ठीक है, और वो दवाई खा करके ना आपको कभी कोरोना नहीं होगा बेटा। मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं कि ना मैं ऐसी दवाई बनाऊं कि जिससे किसी इंसान को फ्यूचर में कोरोना नहीं होगा। अब वो दवाई बन गई, मार्केट में मैंने लॉन्च कर दी, एक गोली 1000 रुपए की है बेटा, ठीक है। अब हुआ क्या कि कोई दूसरा बंदा आया और उसने वो मेरी गोली पानी में डाली, वो पानी में घुल गई बेटा, सॉल्यूशन होते हैं, उसने निकाल लिया वहां से फॉर्मूला, और वो सेम गोली जो मैं 1000 रुपए की बेच रहा था वो 10-10 रुपए में बना करके बेच रहा है, सेम इफेक्ट। तो कोई मेरी गोली क्यों खरीदेगा, तो ऐसा ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं अपनी फॉर्मूला को रजिस्टर्ड करा लूंगा बेटा। तो ये भी मेरी असेट्स है, क्योंकि अब कोई दूसरा इंसान बना नहीं सकता गोली मेरी वाली, और किसी दूसरे इंसान को खरीदनी है तो वो मुझसे ही खरीदेगा बेटा। यहां पर फिर है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, जो बुक्स होती है ना उसको हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं, बुक्स को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अगर मान लो टीएस ग्रेवाल साहब आपने अपनी बुक लिखी है बच्चों, और अमित सर ने क्या करा, उनका जो पहला वाला पेज है उसको फाड़ दिया, उसकी जगह अपना पेज लगा दिया। टीएस ग्रेवाल साहब अपनी बुक बेच रहे हैं 7,000 में, अमित सर बेच रहे हैं वो सेम बुक 400 रुपए के अंदर बेटा, सेम पूरा वर्ड टू वर्ड, बस उनके नाम की जगह अपना नाम लिख दिया बेटा उन्होंने यहाँ पर। तो कोई भी टीएस ग्रेवाल साहब की बुक क्यों खरीदेगा बेटा, वो तो अमित सर की बुक खरीदेगा ना बेटा यहाँ पर। तो इसीलिए बुक्स को हम लोग रजिस्टर करा लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो किसी को भी टीएस ग्रेवाल साहब की बुक खरीदनी है तो उनको टीएस ग्रेवाल साहब से ही परचेज करनी पड़ेगी बेटा यहाँ पर। तो ये सारी की सारी क्या होगी आपकी नॉन करेंट असेट्स बोल लो, या आप इनको फिक्स असेट्स बोल लो बेटा यहाँ पर, ठीक है। इनका मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा, एकदम से नहीं समझाऊंगा। इसके बाद है हमारे पास करंट असेट्स क्या होती है बेटा, ठीक है। तो ये कैश, कैश तो अपने आप में असेट्स है, क्योंकि असेट्स की डेफिनेशन ही क्या है बेटा, आप देखोगे सच कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा तो कैश तो ऑटोमेटिक असेट्स हो गई। बैंक हमारी असेट्स क्यों है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है बेटा, समझ रहे हो, कभी भी जाऊंगा एटीएम कार्ड डाला पैसा निकाल लिया, मेरा पैसा मेरे हाथ में। डेटर्स, पहली बात तो स्पेलिंग क्या है, DEBTORS, तो हम इसको डेप्टर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेटर, बी साइलेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम यहां पर जिस किसी इंसान को उधार माल बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं बेटा कि अ पर्सन टू whom क्रेडिट
सेल इज मेड। वो इंसान जिसको हमने उधार माल बेचा है, आप मतलब समझ रहे हो, उधार माल बेचा है का मतलब हमारे पास पैसा नहीं आया। पैसा हमारे पास कब आएगा बच्चों? पैसा हमारे पास आएगा फ्यूचर में। और एज सच कोई भी इंसान जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा वो क्या बन जाता है? हमारी असेट्स बन जाता है। तो बेटा हमारी असेट्स हो गया, ठीक है। बी आर क्या होता है यहाँ पर? ये डेटर और बी आर, ये डेटर और बी आर ये दोनों आपस में इंटरलिंक है बेटा। मैंने यहां पर मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए का जूता बेच दिया। उन्होंने बोला कि ना मिस्टर अभी तो पैसे हैं नहीं है, पैसे तो जो है मिस्टर मैं आपको बाद में दूंगा। मैंने कहा भैया ठीक है, तू पैसे बाद में दे दियो। तो वो मेरा क्या बन गया? असेट्स बन गया, डेटर। ऐसा कोई भी इंसान जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं, हमें जिससे अभी तक पैसा नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलेगा, वो हमारी असेट्स तो क्या बोलते हैं? उसको डेटर बोलते हैं। मैंने उस बंदे को बोला कि भैया 1 मिनट रुक जा। मैंने कहा तू 10,000 रुपए का जूता खरीद रहा है मुझसे, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तो स्टैम्प पेपर पे साइन कर जा। उसने स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिए। अब उस पेपर को फ्यूचर में दिखा करके मैं उस सामने वाले इंसान से पैसा लूंगा, तो वो पेपर मिली क्या बन गया बेटा? असेट्स। क्योंकि अब फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा ना मुझे, वो पेपर दिखा करके मिलेगा, तो उसको बोलते हैं बिल्स का मतलब पेपर, रिसीवेबल का मतलब हो गया वो पेपर दिखा करके मैं फ्यूचर में पैसा रिसीव करूंगा, रिसीवेबल, इसलिए मेरी असेट्स है। लास्ट में है स्टॉक। अमित सर ने इस साल 10 लाख रुपए के जूते बनाए बेटा, और 10 लाख रुपए के जूतों में से अमित सर ने सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए के जूते बेचे हैं। 4 लाख रुपए के जूते अमित सर ने नहीं बेचे हैं बेटा। यहाँ पर नहीं बेचे तो क्या आगे नहीं बेचेंगे? हाँ जी बिल्कुल बेचेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा वो क्या बन जाती है? हमारी असेट्स बन जाती है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉक भी क्या है बेटा? हमारे पास असेट्स है। मैंने आपको आज जो फ्रेमवर्क दिया है वो दिया है कि हम जब कभी भी बिजनेस शुरू करते हैं, मैं आपको वापस से एक बार करा देता हूँ बेटा। यहाँ पर मैं सारा रिकॉर्ड करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये रहा हमारा मिस्टर हैप्पी सिंह, बिजनेस शुरू कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? हिसाब रखना, हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। अब हिसाब रखना है तो उसके लिए प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले लेन देन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंटेंसी के अंदर। जो भी चीज हमने रिकॉर्डिंग करी है, ठीक है, डेट के हिसाब से जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, जो लेन देन होता जाएगा बेटा, हम उसको लिखते जाएंगे यहाँ पर। तो जो भी हमने रिकॉर्डिंग करी है उसको आगे जाके क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है कि एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक ही पेज पर लिख लेंगे। जैसे परचेज है तो परचेज यहां भी है, परचेज यहां भी है। मान लेते हैं 13 तारीख 13/6/2020, ठीक है। यहाँ भी आया परचेज कम से कम 3 बार, एक बार यहाँ आया, फिर कुछ और आया, फिर परचेज आया, ठीक है, फिर कुछ और आया, फिर आया परचेज बेटा, ठीक है, फिर कुछ और आया। तो हमने क्या किया कि एक पेज निकाला और उस एक पेज पर परचेज नाम जितनी बार आया होगा रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है ना, वो सारा हमने उस पेज पे लिख दिया। क्या बोलते हैं उसको? क्लासिफिकेशन बेटा। क्लासिफिकेशन को आगे जाकर के हमने समराइज किया, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, ये चेक करना कि हमने जो भी लेन देन जर्नल एंट्री में लिखे हैं और जर्नल एंट्री से लेजर में लिखे हैं वो हमने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, कोई गलती तो नहीं करी बेटा, क्योंकि गलत कर दिया तो सब गलत हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर। फिर ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं फाइनल अकाउंट, और जो फाइनल अकाउंट का मतलब भी क्या होता है? फाइनल मतलब एंड रिजल्ट। यही हमारा मेन पर्पस है पूरी अकाउंटिंग करने का। इसमें हम 3 तरीके के अकाउंट बनाते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों कंबाइंड बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कि भैया 12 महीने के अंदर जितने भी आपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस किए हैं उनसे आपको कितना फायदा हो रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, और क्या रीजन होता है बच्चों बैलेंस शीट बनाने का? कि भैया जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा आपने उधार लिया है और कितना पैसा जो है आपने अपनी जेब से लगाया है, जिसको बोलते हैं ओनर्स फंड। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं। इन द सेम वे अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी लोग हैं वो 4 कंट्री के अंदर बिलोंग करते हैं, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले असेट्स का मतलब बताया बेटा यहाँ पर। ऐसा कोई भी चीज जिसका फायदा 12 महीने से ज्यादा के लिए मिलता है वो हमारी असेट्स होती है। और दूसरा पॉइंट साथ में एक और है, ऐसा कोई भी चीज जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिलेगा वो हमारी असेट्स होती है। तो दोनों को हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा यहाँ पर? दोनों चीजें कंबाइंड होनी चाहिए हमारी, उनको हम असेट्स बुलाते हैं बेटा। मैं बस एक पेज नंबर क्रॉस चेक कर लूँ। ये हमारा पेज नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया बेटा, ये 3 हो गया हमारा, और ये 4 हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है।
जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं 11th क्लास का, एंड बिलीव मी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी असेट्स की, जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो बड़ी मस्त होने वाली है। मजा आएगा करके, सीरियसली आपको लगेगा कि हाँ यार, ये अकाउंटेंसी के अंदर जर्नल एंट्री जो करने का मजा है ना, वो तो सिर्फ यहीं पर ही है। ठीक है। और दूसरी चीज, जर्नल एंट्री पूरी की पूरी अकाउंटिंग का ना बेस है। अगर आपको जर्नल एंट्री ढंग से आती है तो आप विश्वास मानिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंटिंग के अंदर कभी भी। मेरा फोकस होगा बहुत ज्यादा, सिर्फ 11th क्लास के बच्चे ही नहीं, सीए फाउंडेशन के बच्चे भी ये वाली जो चैप्टर है जर्नल एंट्री का, वो आराम से कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। फाइन, चलिए जी, बस आज के लिए इतने बहुत है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा।